नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून। पाकिस्तान से बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम बुरी तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में ध्वस्त हो चुका है। ऑपरेशन सिंदूर जारी है। यह बड़ी खबर है। आपको बता दें कि भारत ने आज भी पाकिस्तान के 9 शहरों में ड्रोन हमलों से पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त कर दिया है। ये 9 शहरों वाला आंकड़ा पाकिस्तान की सेना ने खुद माना है। आपको बता दें कि पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ अब भी भारत पर परमाणु बम की धमकी देने से बाज नहीं आ रहे हैं। वहीं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शाहिद खकान अब्बासी ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी सेना को अलर्ट किया है कि अगर वो अब भी नहीं जागे तो बलूचिस्तान हमेशा के लिए पाकिस्तान के हाथ से निकल जाएगा। आपको बता दें कि द बलूचिस्तान पोस्ट को दिए गए इंटरव्यू में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शाहिद खकान अब्बासी ने कहा, रात होने के बाद क्वेटा में राज्य की मौजूदगी लगभग खत्म हो जाती है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शाहिद खकान अब्बासी ने सेना प्रमुख आसिम मुनीर के उस दावे को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि बलूचिस्तान में केवल 1500 लोग अशांति के लिए जिम्मेदार हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शाहिद अब्बासी ने कहा कि आसिम मुनीर जो कहें वह उनकी राय है, मैं केवल वही बता रहा हूं जो मैंने देखा। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शाहिद अब्बासी ने कहा कि पाकिस्तानी सरकार के मंत्रियों में इतनी हिम्मत नहीं है कि वह रात में बिना सुरक्षा के निकल सके। उन्होंने कहा, यह कानून व्यवस्था का पतन नहीं बल्कि राज्य के कमजोर होते अधिकार का संकेत है। मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों को सुरक्षा के बिना रात में बाहर निकलने की हिम्मत नहीं है। अब्बासी ने कहा कि बलूच विद्रोही लगातार प्रमुख राजमार्गों पर खुलेआम गश्त करते हैं, चेक पॉइंट्स लगाते हैं और शहरी क्षेत्रों पर घंटों कब्जा करके बने रहते हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री अब्बासी ने मुनीर के दावे को गलत ठहराते हुए कहा कि 1500 लोगों को दोष देना वास्तविक समस्या से बचने का तरीका है। वास्तविकता यह है कि बलूचिस्तान पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण ही नहीं है। बीएलए ने सीपीईसी परियोजना और पाकिस्तानी सेना पर हमले तेज कर दिए हैं। 6 मई से लेकर 8 मई तक बलूच लिबरेशन आर्मी ने बोलन केच में 3 हमलों में 26 नागरिकों और 26 पाकिस्तानी सैनिकों को मारकर अब्बासी के दावों को सही साबित कर दिया है। यह सारी बातें 5 मई को दिए बलूचिस्तान पोस्ट में दिए गए इंटरव्यू में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री अब्बासी ने बलूचिस्तान के हालात गंभीर हैं बताया। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शाहिद खकान अब्बासी ने 2023 में चेतावनी दी थी कि आर्थिक और राजनीतिक संकट सैन्य तख्तापलट को आमंत्रित कर सकता है। बड़ी बात कही है अब्बासी ने। उन्होंने कहा है कि सेना में तख्तापलट हो सकता है। बलूचिस्तान जहां सीपीईसी गवादर बंदरगाह स्थित है वहीं रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन क्वेटा जैसे शहरों और माच तुर्बत जैसे दूरस्थ क्षेत्रों में बीएलए के हमले पाकिस्तान की सेना की कमजोरी उजागर करते हैं। 2024 में बलूचिस्तान में मारे गए सुरक्षा बलों की संख्या 2023 की तुलना में 40% बढ़ी है। वहीं बलूचिस्तान के लोगों का ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत ने जो गलती पिछले रात यानी 7 मई को की है, भारत को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। पाकिस्तानी पीएम के बड़बोलेपन को मात देते हुए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ एक कदम और आगे बढ़ गए और उन्होंने बड़ा दावा कर दिया। ख्वाजा आसिफ ने दावा किया कि अगर भारत पाकिस्तान के बीच गतिरोध ज्यादा लंबा चला तो परमाणु युद्ध की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। पाकिस्तानी न्यूज चैनल जियो न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान सिर्फ भारत के सैन्य ठिकानों पर हमला करेगा। इस बीच पाकिस्तान ने 8 मई को गुजरावाला में ड्रोन अटैक की अफवाह फैलाई। पाकिस्तान के अधिकारी एक और झूठ बोलते हुए सुने गए कि एक दिन पहले यानी 7 मई को फाइटर से जंग हुई थी, यानी पाकिस्तानी सेना ने भारत का मुकाबला किया, जबकि यह सारे अटैक्स मिसाइल के जरिए हुए। भारत ने जो अटैक पाकिस्तान स्थित 9 आतंकी ठिकानों पर किया
उससे पाकिस्तानी फौज सकते में है। कारण यह है कि वह कुछ कर ही नहीं पाई। पाकिस्तान को अपनी करतूतों के लिए दो तरफा मार पड़ रही है। भारत ने 6-7 मई की बीती रात 1:05 पर पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 9 जगहों पर एयर स्ट्राइक की। इन 9 आतंकी ठिकानों को 24 मिसाइलों के जरिए निशाना बनाया गया, जिसमें 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। हमले के बाद पीएम मोदी ने कहा कि पूरा देश हमारी ओर देख रहा है। यह तो होना ही था। वहीं लाचार दिख रहे पाकिस्तानी सेना अब अपना गुस्सा निर्दोष कश्मीरियों और बॉर्डर के गुरुद्वारों पर निकाल रही है। पाकिस्तानी सेना ने खास तौर से पाकिस्तान और भारत सीमा पर पुंछ में लोगों को निशाना बनाकर गोले दागे। भारतीय सेना भी इसका मुंहतोड़ जवाब दे रही है। पाकिस्तानी सेना ने कबूला कि भारत की अब तक की गई कार्रवाई में पाकिस्तान के 31 लोग मारे गए हैं। पाकिस्तान के सैन्य प्रवक्ता इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि भारतीय सेना के हमले में उसके 31 लोगों की मौत हुई, 60 से ज्यादा लोग घायल हुए। आपको बता दें, 31 लोगों की मौत वो कर रहे हैं जो ऑफिशियली तौर पे हैं। पाकिस्तानी सेना ऐसे हमलों में उन आतंकियों को गिनती ही नहीं करती है, उनके मारे जाने को गिनती ही नहीं करती है जो असल में आतंकवादी घटनाओं के लिए भर्ती किए जाते हैं। पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी ने दावा किया कि भारत ने अपने हवाई क्षेत्र से स्टैंड ऑफ हथियारों का इस्तेमाल करके पाकिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन किया। हालांकि भारत का साफ कहना है कि उसने अपने आत्मरक्षा का अधिकार का इस्तेमाल करते हुए आतंकियों को खत्म करने का काम किया। इससे पहले पाकिस्तानी सेना ने बुधवार को एलओसी के पास स्थित गांव को निशाना बनाकर भारी गोलाबारी और मोर्टार के गोले दागे। पाकिस्तानी सेना द्वारा यह गोलाबारी भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा पाकिस्तान के कब्जे वाले पीओके में 9 आतंकवादी ठिकानों पर मिसाइल हमले के बाद की गई। पाकिस्तान की अंधाधुंध गोलाबारी में सैकड़ों निवासियों को भूमिगत बंकरों में शरण लेनी पड़ी और सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस गोलाबारी में मकान, वाहन और एक गुरुद्वारा सहित विभिन्न इमारतें नष्ट हो गईं। इन सबसे अधिक प्रभावित पुंछ जिले और राजौरी और उत्तर कश्मीर के बारामूला कुपवाड़ा के सीमावर्ती निवासियों में दहशत उत्पन्न हो गई है। सेना ने बताया कि पुंछ में एक गुरुद्वारा और आसपास के मकानों पर तोप का गोला गिरने से 3 सिखों की मौत हो गई। पंजाब की कई पार्टियों ने इस घटना की निंदा की है, पाकिस्तान की निंदा की है। भारतीय अधिकारियों ने मृतकों के तौर पे अपने नागरिकों की पहचान बलविंदर कौर उर्फ रूबी, मोहम्मद जैन खान, उसकी बड़ी बहन जोया खान, मोहम्मद अकरम, अमरीक सिंह, मोहम्मद इकबाल, रणजीत सिंह, शकीला बी, अमरजीत सिंह, मरियम खातून, विहान भार्गव, मोहम्मद रफी और सेना के एक लांस नायक के रूप में की है। पहलगाम हमले के बाद बढ़े तनाव के बीच जम्मू कश्मीर में सीमा पर बिना उस्कावे के गोलाबारी लगातार 14वीं रात भी जारी रही। पुंछ के नियंत्रण रेखा के पास बालाकोट, मेंढर, मनकोट, कृष्णा घाटी, गुलपुर, केरनी, यहां तक कि पुंछ जिला मुख्यालय से भी गोलाबारी की सूचना है, जिसके परिणाम स्वरूप दर्जनों आवासीय मकान और वाहनों को भारी नुकसान पहुंचा। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सर्वदलीय बैठक की गई, जिसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की और बैठक में उन्होंने सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष सरकार और सेना के हर कदम के साथ है, वहीं सेना पूरे बॉर्डर पर अलर्ट है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद राजस्थान के पाकिस्तान से लगने वाले 1037 किलोमीटर लंबे बॉर्डर को सील कर दिया गया है। बीएसएफ को संदिग्ध हरकत पर फायरिंग की छूट है और एयर फोर्स भी अलर्ट पर है। जोधपुर, किशनगढ़, बीकानेर एयरपोर्ट से उड़ानें 9 मई तक प्रभावित रह सकती हैं। वेस्टर्न सेक्टर में लगातार लड़ाकू विमान उड़ान भर रहे हैं, मिसाइलें भी अलर्ट पे है। नॉर्दर्न और वेस्टर्न सेक्टर लगातार पाकिस्तान के निशाने पे है। इसी कारण से भारत ने आज पूरे दिन भर पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम जहां जहां लगे थे उन पे अटैक किया है, जिसमें लाहौर और सियालकोट के डिफेंस सिस्टम को बुरी तरीके से तबाह किया गया है। बीकानेर, श्रीगंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर के
स्कूल बंद कर दिए गए हैं, परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। रेलवे और पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द करके तुरंत मुख्यालय पे पहुंचने का आदेश जारी किया गया है। सरहदी गांवों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। जरूरत पड़ने पर वहां के नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जाएगा। एंटी ड्रोन सिस्टम और एयर डिफेंस सिस्टम 24 घंटे सक्रिय रखने को कहा गया है। जैसलमेर, जोधपुर सहित सरहदी इलाकों में रात 12 बजे से सुबह 4 बजे तक ब्लैक आउट करने के निर्देश दे दिए गए हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं संजीव श्रीवास्तव जी, विदेशी मामलों के जानकार, और ग्रुप कैप्टन वीएन झा जी, रक्षा विशेषज्ञ। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। वीएन झा साहब, जिस तरीके से भारतीय सेना अपने नए मूव ले रही है, पाकिस्तानी सेना भौचक्की रह गई है। अभी सूचना मिल रही है कि पाकिस्तानी सेना का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है और यह ऑपरेशन सिंदूर के तहत ही हुआ है। जैसा कि हमारे पिछले डिबेट में भी बताया गया था कि यह फेज 1 है, यह रुका नहीं है, फेज 2 की तैयारी है। वह फेज 2 आज दिख गया है। पाकिस्तानी सेना भौचक्की है, परमाणु युद्ध का ऐलान कर रही थी, धमकी दे रही थी भारत को। उसको पता ही नहीं चल रहा था कि उसके डिफेंस सिस्टम ध्वस्त किए जा रहे हैं। वीएन झा साहब, रणनीतिक रूप से यह कितना बड़ी बढ़त है हमारे लिए? जी हाँ, देखिए, ये श्योरली एक एस्केलेशन है। मतलब पाकिस्तान ने अब युद्ध को आगे बढ़ाना तय किया हुआ है। अब अगर उसने आगे बढ़ना तय किया है तो भारत तो कहीं पे पीछे नहीं है। सैन्य में, शक्ति में तो भारत पाकिस्तान से कहीं आगे है। अब अगर पाकिस्तान और अपनी ब्लीडिंग नोज लेना चाहता है, मार खाना चाहता है, तो बेशक उसका स्वागत है। आपने जैसे अपने इंट्रोडक्शन में भी कहा था कि पाकिस्तान के 9 सिटीज में उसके रेडार सिस्टम तबाह कर दिए गए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब पाकिस्तान ने अपने कुछ शायद मिसाइल छोड़े हुए हैं हमारे अलग अलग जगहों पे, जिससे हमें और भी खबर मिला है। तो जी, पीटीआई की जरिए से यह खबर मिली है कि नॉर्दर्न और वेस्टर्न सेक्टर में पाकिस्तानी सेना की तरफ से मिसाइलों से हमला किया गया था, जिसे ध्वस्त कर दिया गया उन मिसाइलों को एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए, जिसके बाद से ही सुबह से भारतीय सेना भी अब एक्शन मोड में है, लगातार कार्रवाई कर रही है, पाकिस्तान को पीछे छोड़ दी है। जी जी, तो यही चीज मैंने आज से 3-4 दिन पहले भी आपको बताने की कोशिश की थी कि भारत के पास में ऐसे क्रेडिबल मिसाइल डिफेंस सिस्टम है कि पाकिस्तान का कोई मिसाइल हमारे पास में ना आ सके। वैसे एक्सेप्शंस होती है, एक आध चीजें निकल जाती है। आपको पता होगा कि रशिया के ऊपर में भी एक आध ड्रोन जो है यूक्रेन मारने के लिए कामयाब हो गया था। तो आज के दिन में जो हमारा S-400 है वो काफी सशक्त एंटी मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम है। वो एयरक्राफ्ट के लिए भी उतना ही सशक्त है। उसके अलावे पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम जो हमारा है, जिसका नाम है प्रद्युम्न, इसमें एक बहुत बड़ा सा रिंग ऐसा है जो कि किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को 180 किलोमीटर धरती के ऊपर मारने में सक्षम होता है। आपके दर्शकों को मैं बता दूं कि बैलिस्टिक मिसाइल जो होता है वो ऐसे ऐसे सीधी नहीं आती है। वो पहले एटमॉस्फेयर के ऊपर में जाती है धरती के, और फिर वहां से नीचे गिरती है, जिससे कि वो किसी के एयर डिफेंस सिस्टम में या एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम के अंदर में ना, चपेट में ना आए। तो ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराने के लिए हमारा पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम प्रद्युम्न बहुत सशक्त है, जिसकी रेंज मैंने बताया आपको 180 किलोमीटर है। दूसरा एयर डिफेंस सिस्टम है, एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम, AAD जिसका नाम है, उसका दूसरा नाम अश्विन है। ये अश्विन भी बैलिस्टिक मिसाइल को गिराने के लिए और क्रूज मिसाइल को भी गिराने के लिए बहुत सशक्त है। इसकी रेंज थोड़ी सी है, ये 15 से 40 किलोमीटर के बीच में मिसाइल्स को मार गिराता है। इसके अलावे जो हमें जो इस्राइल से एक मिसाइल टेक्नोलॉजी मिली थी, जिसका कि जॉइंट प्रोडक्शन यहाँ पे इंडिया में हुआ है, बराक 8, इसकी भी रेंज लगभग 70 किलोमीटर तक है। ये भी मिसाइल को गिराने के लिए, मिसाइल को मारने काफी। झा साहब, एक बड़ी खबर और आ रही है कि सियालकोट, लाहौर में पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम के यूनिट्स को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है। भारत ने लाहौर में पाकिस्तान का एयर सिस्टम तबाह कर दिया है।
अगर पूरे एयर डिफेंस सिस्टम की यूनिट्स तबाह हो गई है तो पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा खतरा है अब उसकी खुद की सुरक्षा के लिए। झा साहब। जी हाँ, जी हाँ, ये इसी के बारे में मैं आ रहा था। ये न्यूज मिली है कि 9 सिटीज में जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम का रेडार है उसको तबाह किया गया। देखिए, किसी भी देश का जो एयर डिफेंस सिस्टम होता है उसका रेडार उसकी आंखें होती है, तो अगर आप आंख को फोड़ दीजिए तो फिर वो कुछ नहीं कर पाएगा, और यही चीज हुआ है। और इसके लिए हमारे पास में जो है वो एक बड़े खास मिसाइल है जिसका कि आपने भी नाम सुना होगा। ये मिसाइल जो है अपने डिफेंस सिस्टम के अंदर में है, अपने देश में बनाई गई है। और ये इसके अलावे जो हमारा रफाल सिस्टम है, रफाल सिस्टम में एक प्रणाली है जिसको बोलते हैं हार्म, HARM। जी। ये है हाई वैल्यूज एंटी रेडिएशन सिस्टम। ये इससे क्या होता है कि इससे जितने भी रेडिएशन सेंटर होते हैं, जैसे कि रेडार की बात कर रहे हैं हम लोग, उसको मार गिराने में लोग सक्षम होते हैं। तो हमारे रफाल से, चाहे वो एंटी रेडिएशन मिसाइल हो, अलार्म या हार्म, या फिर हमारा जो रुद्रम जो हमारे डिफेंस सिस्टम का DRDO का है, उसकी रेंज तो 200 किलोमीटर तक का है। और ये खास करके रेडार्स के लिए ही बने हैं। लो ऑल्टीट्यूड पे चलती है, जो कि एनिमी के एयर डिफेंस में नहीं आती है, और जाके वो रेडार को ध्वस्त कर देती है। इसके अलावा हमारा MiG-29 वो जो है आज के दिन में मैवरिक एंटी रेडिएशन मिसाइल से वो सुसज्जित है। तो इसलिए बहुत सारे ऐसे हमारे पास में सिस्टम है जिससे कि मिसाइल्स को मार दिया गया है। और मुझे तो ऐसी रिपोर्ट मिल रही है कि ये 9 जो सिटी में मिसाइल तबाह किए, ये रेडार तबाह किए गए हैं, इसमें हमारा ड्रोन भी काम में आया हुआ है। जी जी, आत्मघाती ड्रोन भी, आत्मघाती ड्रोन से हमले हो रहे हैं। पाकिस्तान सेना ने खुद स्वीकार कर लिया है। लेकिन यह हुआ क्यों? संजीव जी, बड़ी जानकारी आ रही है। बताया जा रहा है पाकिस्तान ने भारत के 15 शहरों को टारगेट किया था। पंजाब के 8 शहरों पर हमले करने की कोशिश की गई थी, जिसका नतीजा कुछ ही घंटों में पाकिस्तान को भुगतना पड़ा है। संजीव श्रीवास्तव जी, अमेरिका ने पहले ही आगाह किया था पाकिस्तान को कि मत कुछ करो, लेकिन नहीं माना तो अब उसका दंड भुगत रहा है। लेकिन भारत के लिए एक बड़ी दिक्कत वाली चीज ये है कि अब तुर्की, अजरबैजान और चीन के बाद अब मलेशिया ने भी भारत का साथ छोड़कर पाकिस्तान का साथ देने की ठानी है। अब भारत कूटनीतिक रूप से क्या करे कि इनके नापाक गठबंधन को तोड़ सके? संजीव जी। देखिए, भारत ने 9 जगहों पर जो एंटी टेरर स्ट्राइक्स कंडक्ट की थी, उसके बाद जो अपना प्रेस स्टेटमेंट जारी किया था हमारे विदेश सचिव ने और 2 हमारे सेना के महिला अधिकारियों के द्वारा, उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि ये भारत का जो ऑपरेशन है एंटी टेरर ऑपरेशन है, और ये एस्केलेटरी है, ये मेजर्ड है, और इसका लक्ष्य आतंकी ठिकानों को हिट करने का था। लेकिन इसमें स्पष्ट रूप से ये भी बताया गया था, कहा गया था और चेतावनी दी गई थी, यदि पाकिस्तान ने इसको एस्केलेट करने की कोशिश की तो जाहिर है कि पाकिस्तान को फिर कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। और पाकिस्तान की तरफ से, जैसा कि आपने स्वयं बताया कि पिछली रात भारत के 15 शहरों को टारगेट करने की कोशिश की गई, और इन शहरों की तरफ जो इनकमिंग जो एरियल ऑब्जेक्ट्स थे, जो मिसाइल्स थी, उनको भारत के एयर डिफेंस। संजीव जी, एक बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान में लोगों के अंदर भारी नाराजगी दिख रही है। कहा जा रहा है कि भारत की सेना रावलपिंडी तक, जिसको पाकिस्तान का सबसे सुरक्षित क्षेत्र माना जाता है, वहां भी हमले कर रही है। पाकिस्तान की आर्मी क्या कर रही है? अरबों रुपए लगाने के बाद भी उसका डिफेंस सिस्टम कहां है? पाकिस्तानी सेना कब आगे बढ़ेगी? लोगों में भयानक नाराजगी दिख रही है और कह रही जब आपकी हैसियत नहीं थी तो आप दूसरे के घर में हमला क्यों करते हैं? संजीव जी, इसके क्या मायने निकाले जाएं? देखिए, पाकिस्तान की आंतरिक हालात पहले से ही बहुत दयनीय थे। लोगों के अंदर, जो पाकिस्तान के लोगों के अंदर वहां के हुक्मरानों के विरुद्ध गुस्सा बहुत था। पाकिस्तान के लोग यदि आज इस गुस्से को व्यक्त कर रहे हैं, नाराजगी दिखा रहे हैं, तो ये स्पष्ट है कि उन्हें एक मौका मिला है, एक अवसर मिला है। नहीं तो पाकिस्तान के लोग जब भी कभी इस तरीके का गुस्से का प्रदर्शन करते थे तो या तो उन्हें जेलों में ठूस दिया जाता था या उनके ऊपर हर तरीके के बर्बरता अत्याचार किए जाते थे। लेकिन अब जब पाकिस्तान की सेना, जो वहाँ के रियल रूलर्स है,
वो स्वयं इतने दबाव में है। एक तरफ पहले आतंकवादी तो पहले से ही हमले कर रहे थे, टीटीपी हो, बीएलए हो, और अब उन्होंने भारत के साथ भी ये एक चुनौती भारत को दे करके अपने पैर पर और अपने सिर पर कुल्हाड़ी बांधने का ही कार्य किया है। तो ऐसे में अब वहां के लोगों को भी अपने जो फ्रस्ट्रेशन है, अपने जो गुस्सा है, अपना जो असंतोष है, जो कि मैं कहूंगा कि बहुत गहरा है, बहुत ही व्यापक है, और उसको व्यक्त करने का मौका मिला है। और इसी वजह से जैसे जैसे पाकिस्तान के हुक्मरानों की जो नाकामियां और अधिक सामने आएंगी, वैसे वैसे आप देखेंगे कि पाकिस्तान का जो आंतरिक जो स्थितियां और बिगड़ेंगी, लोग सड़कों पे आएंगे और वहां के लोगों, वहां की सेना के खिलाफ ही आवाज उठाएंगे। और जैसा कि मैं आपके चैनल पर मैंने पहले भी कहा है प्रसून जी, और अन्य जगहों पर भी हम डिस्कस करते रहे हैं कि पाकिस्तान ने यदि इस पूरी सिचुएशन को एस्केलेट करने की कोशिश की तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक होगा। पाकिस्तान कई भागों में विभाजित भी हो सकता है, पूरे पाकिस्तान पर जो उसके अस्तित्व पर भी संकट पैदा हो सकता है। लेकिन ये पाकिस्तान के जो हुक्मरान है वो जाहिर है कि अभी भी मूर्खतापूर्ण जो एक स्टूपिड तरीके से बिहेव कर रहे हैं, उस स्टूपिड तरीके से बिहेव कर रहा है, मूर्खतापूर्ण तरीके से बिहेव कर रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तब देखने को मिला जब रावलपिंडी के क्रिकेट स्टेडियम में इन्होंने राडार सिस्टम लगाया है। नागरिक क्षेत्रों में युद्ध के औजार लगा रहे हैं। अब सोचिए आप, राडार सिस्टम पाकिस्तान के रावलपिंडी स्टेडियम में लगाए थे, क्रिकेट स्टेडियम में, जिसके बाद जब ड्रोन अटैक होता है तब मालूम चलता है कि यहाँ तो राडार सिस्टम लगा था। वीएन झा साहब, इसे आप पाकिस्तानी सेना की कमजोरी समझेंगे, रणनीतिक चूक समझेंगे, या किस तरीके से देखेंगे? जहां लोग आते हैं, हजारों की भीड़ होती, वहां आप डिफेंस सिस्टम लगा रहे हैं। वीएन झा साहब, आप आवाज अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। वीएन झा साहब जी, सॉरी जी। देखिए, कोई भी राष्ट्र जिसकी एयर डिफेंस सिस्टम कमजोर होती है, जिसकी सैन्य क्षमता कमजोर होती है, वो सिविलियन पॉपुलेशन को अपने लिए यूज करती है, इन द सेंस उसको अपने ढाल के तरह पे यूज करती है। अब ये मान लीजिए, अगर आपका रेडार सिविलियन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या पॉपुलेशन है वहां रखिएगा, तो यूजुअली कोई भी देश जो है वो सिविलियन के ऊपर में मिसाइल अटैक या ऐसे अटैक नहीं करता है। लेकिन ये जो एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं, चाहे वो उनका रेडार हो, चाहे मिसाइल की तैनाती हो, अगर वो सिविलियन एरिया में होगा तो होता क्या है कि जब कोई रेडार ऑन होता है तो इस रेडार के जो रेडिएशन होते हैं वो हमारे एयरक्राफ्ट पे वो पिकअप हो जाता है और एग्जैक्टली लोकेशन बताता है कि कहां से वो आ रहा है। और उस सिस्टम को, उस स्पॉट को आप लॉक और अपने आप से आप वो एंटी को चला दीजिए, वो जाके उसको खत्म करेगा ही करेगा। लेकिन उस खत्म करने में क्या होता है कि वो रडार तो ध्वस्त होगा, लेकिन वहां के आसपास जो बिल्डिंग्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं जो कि सिविलियन पॉपुलेशन के हैं, वो ध्वस्त होंगे। उसका जो बड़ा सा जो एक ब्लास्ट होता है, एक्सप्लोजन होता है, उससे आसपास के जो लोग हैं वो इंजर्ड होंगे या मरेंगे। और वहां का अपना ही उनका जो एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम है जो कि उस एयरक्राफ्ट से लिंक्ड है, उसका ब्लास्ट होगा और उससे फिर बहुत सारे उसके लोग मरेंगे। तो ये जो डैमेज होती है, ये जो इंजरी होती है या डेथ होती है, इसको यूजुअली जो वीक गवर्नमेंट्स हैं वो इसको चलाते हैं। ये हमने यूक्रेन में भी देखा हुआ करते हुए, और ये आपने सुना होगा गाजा में भी इनहैबिटेशन के अंदर में, मस्जिद के अंदर में उनके मस्जिद के अंदर में अटैक हुए, और भारत ने भी ऐसे ही लोगों को टारगेट किया। अब लगातार बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं, 100 आतंकी कौन मारे गए, कहां से मारे गए, ये सारी चीजें आ रही हैं अब सामने। बताया जा रहा है IC-814 विमान हाईजैक करने वाला मास्टरमाइंड अब्दुल रऊफ अजहर का भाई था, मसूद अजहर का, वह बुरी तरीके से घायल है। बताया जा रहा है कि सिंदूर ऑपरेशन में वह बुरी तरीके से घायल है, उसका इलाज चल रहा है, 72 हुरों के पास पहुंचने की कगार पे पहुंचा हुआ है। इसका मतलब ठीक है कि भारत ने जो तैयारी की थी उसके नतीजे आ रहे हैं। संजीव श्रीवास्तव जी, क्या यह युद्ध अब जो कि खुल के सामने आ चुका है, अभी तो तय है कि भारत और पाकिस्तान में युद्ध शुरू हो चुका है, अब इसे कोई लिमिटेड ओवर वाला मैच नहीं मान सकते हैं। क्या इसमें कुछ और प्लेयर भी शामिल होंगे या केवल भारत पाकिस्तान के बीच में ये मुकाबला होगा? संजू जी, देखिए, अभी ये एक इवॉल्विंग सिचुएशन है, और
युद्ध के संदर्भ में जाहिर है कि अगर कोई इस तरीके की स्थिति में भारत जाएगा तो इसकी भारत की तरफ से आधिकारिक रूप से इस संबंध में बयान भी दिए जाएंगे। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ऐसी स्थिति में राष्ट्र को संबोधित भी कर सकते हैं और सारी स्थितियों को, अगर ऐसी स्थिति आती है तो फिर उसका जो स्केल होगा वो बहुत ही बड़ा होगा। और जैसा कि हम आपके चैनल पे डिस्कस भी करते रहे हैं कि पाकिस्तान ने यदि कोई 5वां युद्ध भारत के ऊपर थोपने की कोशिश की तो ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी पराजय हो और ये पाकिस्तान के पूरे अस्तित्व को भी मिटाने, पाकिस्तान का पूरा अस्तित्व मिट जाएगा। आप दोनों अपने ज्ञान से हमारे दर्शकों को रूबरू कराया, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।